रेपो रेट जो है वो टॉप से प्री कोविड लेवल, तो प्री कोविड लेवल को भी टॉप पे जो कि रेपो रेट कर चुकी है। इसके अलावा वजीरेक्स करके एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी थी, उसके ऊपर ईडी ने 65 करोड़ रुपए के फंड जो कि फ्रीज कर दिए। चलो ठीक है, यहां पे हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में। जनसत्ता में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है ना। चलो तो यहां पे बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर। देखो हमने क्या किया है, लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ पावर है उन्होंने क्या ये बिल पेश किया है। बिल में उन्होंने ये बोला है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत अमेंडमेंट करेंगे और जो लोग क्लीन एनर्जी काम में ले रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। इसके अंदर दो चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि एक तो वो आदमी, सारी इंडस्ट्रीज को है ना एक लिमिट दी जाएगी। मैं बोलता हूं जैसे कि मान लीजिए पेन बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, उसको बोला गया कि भैया आप इतनी यूनिट है जो कि आप अपनी इंडस्ट्री में बिजली के लिए काम में ले सकते हो। अब दो चीजें होगी, या तो वो ज्यादा लेगा या कम लेगा। अगर मान लीजिए उसने कम इलेक्ट्रिसिटी काम में ली तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे उसको इंसेंटिव मिलेगा। अगर मान लीजिए उसने ज्यादा ली है अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको किसी ऐसे पर्सन से खरीदनी पड़ेगी जिसने कम ली है। ओके, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एनर्जी का न्यूट्रलाइजेशन बैलेंस हो जाएगा और जो कम काम मिलेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा और उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा जो काम है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों क्या होता है, कार्बन करेंसी होती है। कार्बन करेंसी यही होती है, उसके अंदर की मान लीजिए इंडिया ने जो है जो जितना पोल्यूशन करना था उससे कम किया इस साल, तो वो क्रेडिट जो है वो किसी और को बेच सकता है और अगला डेवलप कंट्री क्या करेगा, उसका पैसा देगा आपको। इस तरीके से इंटरनेशनली चलता है। हमने जो ये एलईडी बल्ब स्टार्ट किए थे ना वो इसीलिए तो स्टार्ट किए थे, एलईडी बल्ब थे ना ये सब जो हम बांट रहे थे फ्री में। ओके, वो इसीलिए तो किए थे क्योंकि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहते थे ताकि हमें किसी को पैसा नहीं देना पड़े और हम एनर्जी कंजर्व करके टारगेट अचीव करके इंटरनेशनली किसी को वो करेंसी बेच सके। ओके, वैसे ही दोस्तों स्टेट के अंदर भी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंगली भी करने के लिए बोला गया है कि एक एनर्जी इफिशियंसी के नॉर्म से जो कि लाने के लिए बोले गए हैं। समझ गए, चलिए ठीक है गाइस। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी बना रखा है 2010 में डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया, इसके 3 से 5 साल का टेन्योर होता है उनका। और इसमें एनर्जी ऑडिटर्स भी होते हैं जो कि ऑडिटिंग करते हैं और इसमें एनर्जी का ट्रेडिंग करी जाएगी। इसमें क्या होगा, एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। जो इंडस्ट्री कम उनकी एलोकेटेड एनर्जी से कम यूज करती है ना, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो फिर बाद में किसी को बेच भी सकते हैं। समझ गए, इसके अंदर पेनल्टी भी लगाई जाएगी कोई ज्यादा कंजप्शन करेगा तो, है ना। इससे हम लोग हमारे रेन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट है जो कि दे सकते हैं ताकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी क्लाइमेट एक्शन को लेकर थोड़ा सा जवाबदेही बना सकें। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर सकते हैं, कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूवाइज कर सकते हैं, है ना। अभी रिसेंटली दोस्तों हमने क्या किया था, हमने हमारे पावर कंजप्शन को कम करने के लिए और हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए काम करना स्टार्ट किया है। तो इंडिया कार्बन मार्केट भी जो है हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। समझ गए, तो इससे कार्बन मार्केट में क्या होगा कि कार्बन भी कोई खरीद या फिर बेच सकता है। अभी रिसेंटली हमारे जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमारे पूरे क्लाइमेट के प्लान्स होते हैं। वो प्लान्स के अंदर भी दोस्तों कुछ चेंजेस है जो कि रिसेंटली करे गए हैं। पेरिस एग्रीमेंट को हमें क्या करना है, पूरा करना है जो हमने कमिट किया है। तो इसमें हमने पहले ये बोला था कि हम लोग 2030 तक 2005 के लेवल के कंपैरेटिवली 33 से 35% कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे। अभी कल ही के दिन दोस्तों मोदी जी आए और मोदी जी ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत छोटा टारगेट है। मोदी जी की बेस्ट बात यह है कि मोदी जी टारगेट बहुत अमेजिंग रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है वैसे, है ना, कि आपको टारगेट ऊपर के रखने चाहिए हमेशा। अचीव होना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर उसका आप थोड़ा भी अचीव, अभी आपने मान लो क्लास के अंदर कॉम्पिटिटरी लास्ट सेकंड लास्ट वाले बच्चे से किया हुआ है तो आप तो आ ही जाओगे ना, सेकंड लास्ट भी आओगे तब भी तो उसके पास में रह गए। अगर आप कॉम्पिटिटरी अगर नंबर 1 से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मोदी जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है अपने को कि टारगेट में कोई कमी नहीं है कहीं पर। तो पहले टारगेट रखा हुआ था 33 से 35% कार्बन इंटेंसिटी कम करेंगे 2030 तक 2005 के लेवल के कंपैरेटिवली। अभी टारगेट बढ़ा दिया है। मोदी जी ने बोला नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, 40% करते हैं इसको। तो कल के दिन इसको 40% कर दिया गया। समझ गए। एक और टारगेट था 2030 तक हम लोग 40% जो भी हमारी टोटल एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा वो हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। रेन्यूएबल एनर्जी से 40% हम लोग टोटल एनर्जी अचीव करेंगे 2030 तक। मोदी जी ने बोला नहीं 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 नहीं, टारगेट कम है, इसको बढ़ाओ, उसको मजा नहीं आ रहा है। तो 40 से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया गया, 50% कर दिया गया। अब आपसे पेपर में दोस्तों सवाल पूछेंगे, है ना, कि कितना टारगेट है जो कि पहले था और अभी कितना हो गया है।
तो कार्बन इंटेंसिटी 33 से 35 से 40 है, और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूसेज टोटल में 40% से 50% है, जो कि कर दिया गया। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि 2030 तक हम लोग 550 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है जो कि कम करेंगे, और एडिशनल कार्बन सिंक करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्री और फॉरेस्ट कवर को बढ़ा के। तो ये नए टारगेट से दोस्तों कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन पूछा जाए तो 33 से 35 था पहले, अभी नए वाले के अंदर अपडेट करके इसको 45% है जो कि किया गया। 45 नहीं है, 40 होना चाहिए एक्चुअली के अंदर। द हिंदू में तो 40 लिखा हुआ है, इसमें 45 लिखा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, तो एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये ज्यादा रेलिवेंट है। 45% क्या होगा उनकी अपडेटेड जो है ना उसके अंदर। चलिए प्रोग्रेस की बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ये बात अच्छी है कि वो रियलिटी का डाटा भी दे देता है साथ में, कि बात ये करी गई है, हुआ ही है, ये अच्छी बात है। तो 24% रिडक्शन है जो कि अचीव हुआ 2016 के अंदर, और हम लोग एस्टिमेट है कि 30% है जो कि अचीव कर लेंगे, लेकिन टारगेट किसका है? 45 का है, समझ गए। नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो 40% था टारगेट, इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। अभी तक हम लोग 41% है जो कि अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो 40% वाला तो अचीव कर लिया, मोदी जी ने बोला अचीव कर लिया है, बढ़ा दो टारगेट, है ना। ये तो देख लो अचीव भी कर लिया है, इसके अंदर देखो गलत नहीं बोलोगे कुछ भी, ये वाला अचीव कर लिया है, इसमें तो एकदम पास है, क्योंकि हमने सोलर के ऊपर काफी काम किया है ना। कार्बन सिंक की बात करें 2.5 से 3 बिलियन टन जो है एडिशनल कार्बन सिंक करेंगे अफॉरेस्टेशन के माध्यम से। एनडीसी में भी सेम रखा गया टारगेट, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है कि हमने इसके ऊपर कितना काम किया है, समझ गए। चलो, तो मोदी जी ने पंच अमृत के बारे में बात किया था, आपको मालूम होगा पेरिस में जाके ग्लासगो समिट हुआ था ना COP 26 का, उसमें पंच अमृत 5 चीजों के बारे में बात करी थी। तो हमारा जो एनडीसी है ना उसके अंदर दोस्तों, ठीक है, ये वाला इंक्लूड किया गया है। 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे, 45% का तो टारगेट किया गया है, 50% इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 45% रिडक्शन करेंगे इमिशन इंटेंसिटी में, ये भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो 5 में से जो 3 थे ना वो हमने इंक्लूड ही नहीं करे, मतलब बस बात वहां पे अपन ज्ञान देके आ गए, और यहाँ पे हमने जो है उसको इंक्लूड नहीं किया हमारा एनडीसी के अंदर। जैसे कि फॉसिल फ्यूल 500 गीगावाट वाला, ये हमारा एनडीसी में इंक्लूड ही नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो इसके अलावा ये वाला 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट करेंगे, इमिशन को कम रिडक्शन करेंगे, ये भी इंक्लूड नहीं है। और नेट जीरो स्टेटस करेंगे 2030 तक, ये भी इंक्लूड नहीं है। तो ये तो कभी इंटेंशन था ही नहीं, ये तो हमने कभी बोला भी नहीं, कमिट भी नहीं किया। लेकिन ये प्रॉमिस क्या था? प्रोमिसेस दैट इंडिया मेड, ये 5 प्रॉमिसेस है जो कि हमने करे थे एनडीसी के अंदर। इसमें 2 चीजों को इंक्लूड किया गया। अभी आपसे पेपर में सवाल बनेगा, और मैं बता रहा हूं 90% पेपर में बच्चे जो है वो गलत करके आएंगे। अब ये कौन से पेपर में बनेगा? यूपीएससी में बनेगा और आपके पीसीएस एग्जाम में बनेगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। मेंस का भी सवाल आ सकता है यहां से, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ये देख सकते हो एग्जिस्टिंग वाला था, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं फॉरेन विजिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर। अभी आपको मालूम है रिसेंटली दोस्तों केजरीवाल जी को डिनाई कर दिया गया था, है ना। सिंगापुर के समिट के अंदर, वर्ल्ड सिटी समिट से उनको इनविटेशन आया था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला वहां तो मेयर वेयर को बुला रहे हैं, आप क्या करोगे जाके वहां पे, तो उनको जाने नहीं दिया। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उनको परमिशन देने के लिए मना कर दिया गया था। तो दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सत्येंद्र जी, उन्होंने एक पेटिशन दायर कर दी और ये बोल दिया कि भाई दिल्ली के कोई भी सीएम हो या कोई से भी राज्य का सीएम हो या वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो आप उनको ट्रैवल के लिए जो क्लियरेंस चाहिए होता है ना सेंटर के द्वारा, क्या चाहे वो कोई प्राइवेट फॉरेन विजिट ही हो, ओके, उसकी जरूरत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको कोई पर्सनल विजिट के ऊपर भी जाना है तो भी आपको किसी भी मिनिस्टर को, सरकारी आदमी के लिए फॉरेन घूमना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कल को गलती से आरएस आईएएस या कुछ बन गए ना, या कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गए, तो आपको पहले 1 महीने पहले 2 महीने पहले परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेन जाने के लिए। बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है फॉरेन जाना, क्योंकि आपको अपने पूरा अकाउंट स्टेटमेंट ये सब चीजें दिखानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि सैलरी तो 50,000 रुपए है, वहां पे जाके जियोगे कैसे फॉरेन में, यूरोप में तो वहां पे कुछ भी दाल चीनी भी नहीं आएगी आपके 50,000 रुपए में, तो वहां पे खर्चा कैसे करोगे अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या सरकारी सैलरी है तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कल को मिनिस्टर बन गए या कोई सीएम बन गए, तो आपको होम मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, पीएमओ ऑफिस से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी बाहर घूमने के लिए, जाने के लिए, कोई भी काम के लिए। तो इन्होंने बोला देखो ये तो राइट टू ट्रैवल तो होना ही चाहिए आर्टिकल 21 के तहत यार, मतलब हमें घूमने के लिए भी परमिशन, या हमें मान लो कहीं बाहर जाना है, शादी में जाना है, किसी के दोस्त से मिलने जाना है, कोई अगर रिश्तेदार रहता है तो भी नहीं जा सकते हम,
तो ये प्रॉब्लम, इसको लेकर एक पेटिशन है जो कि दायर करी गई है। समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है, अब इसका रूल क्या है, रूल के बारे में बात करते हैं। रूल क्या है कि 1982 के अंदर, कब यहां से 50 साल पहले चलेंगे, 1982 के अंदर क्या हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने इशू किया था गाइडलाइंस, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी फॉरेन ट्रैवल अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल की है, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी करी गई थी कि उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर, फाइनेंस, सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, सबसे जो है वो क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद 2004 में वापस से एक नोटिस आया जिसमें बोला गया कि आपको फाइनल जो परमिशन होगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिक्वायर होगी, है ना उनको। उसके बाद ये बोला गया कि सीएम को तो पीएमओ ऑफिस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगेन 2010 के अंदर भी ऑर्डर आया जिसमें बोला गया कि आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस है ना, वो मैंडेटरी है। अगर कोई भी प्राइवेट विजिट के ऊपर भी कोई भी मिनिस्टर जा रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, पेटिशन किस ग्राउंड पे लगाई गई है, वो लगाई गई है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर और बियॉन्ड जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। इसमें गवर्नर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि गवर्नर की तो आपको मालूम ही है बनती नहीं है सीएम से हमेशा। और साथ में आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है जो कि बताया गया है, राइट टू ट्रैवल के बारे में बात करी गई है। करंट अफेयर शॉर्ट्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दोस्तों वो कहां पे, एमपी के अंदर है, जो कि बनाने की बात करी जा रही है। खानवा नाम की जगह है एमपी के अंदर, तो यहां पर बनाया जाएगा इसको, ठीक है। और 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा, 2022-23 में बनाया जाएगा। वर्ल्ड डेयरी समिट दिल्ली में करवाया जाएगा, मतलब आईओसीएल और बांग्लादेश साथ में एमओयू साइन करेंगे इमरजेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर। एमओयू जो है ना, इमरजेंसी डिलीवरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बांग्लादेशी टेरिटरी जो है वो इंडिया के साथ में मिलकर आईओसीएल के अंदर मिलकर जो कि साथ में काम करेंगे, ठीक है गाइस, ताकि इमरजेंसी डिलीवरी है जो कि प्रोडक्ट की आईओसीएल बांग्लादेश को कर सके। अमेजॉन इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट इंडियन रेलवेज के साथ में, ताकि डिलीवरी जो है वो बूस्ट कर सके। कई है ना ट्रांसपोर्ट पैकेजेस चाहिए होते हैं कई सारे सिटीज के अंदर, तो अमेजॉन है जो कि हेल्प करेगा। आईएससी बेंगलुरु ने इंडियन नेवी के साथ में एमओयू किया ज्वाइंट एविएशन रिसर्च को लेकर, साथ में मिलकर क्या करेंगे, एविएशन के ऊपर काम करेंगे। इंडिया और यूएस दोनों की मिलिट्री ने मिलकर युद्ध अभ्यास है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के औली, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ना, तो यहां पर दोस्तों किया गया है। वोकैबुलरीज की बात करें, और ये नेसेंट वर्ड बहुत अच्छा है, ये पेपर में कई बार आपको पूछा जाता है नेसेंट, ये पेपर में कई बार आता है आपके। कोई भी चीज जो कि स्टार्ट होती है ना उसको बोलते हैं एक्चुअली में, है ना। ट्रैक्शन होता है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, प्रूडेंट डिसीजन, ये बंदा बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन लेता है, बहुत ही वाइज डिसीजन लेता है।